साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में इस वक्त कई जगहों पर हलचल हो रही है और लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। पूरा मामला क्या है, सभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। उससे पहले आपको एक हिंट देता हूं। देखिए, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी राष्ट्रपति जी से अचानक मुलाकात करी और किसी विषय पर उनकी बातचीत हुई है। रात को 8 बजे मुलाकात हुई, किसी विषय पर बातचीत हुई है। अब वो कौन सा विषय है, क्या बात हुई है, नहीं पता। उसके बाद उसी दिन जेपी नड्डा के घर पर कुछ मिनिस्टर्स पहुंचते हैं, उनकी मुलाकात होती है, क्या बात होती है नहीं पता। उसके बाद प्रधानमंत्री के दफ्तर से यह पता चलता है कि उनका 19 अप्रैल का श्रीनगर का जो दौरा है उसको कैंसिल किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद खबर मिलती है कि अमित शाह यानी कि होम मिनिस्ट्री के अगले एक हफ्ते के जो भी कार्यक्रम है उनको स्थगित किया जा रहा है। उसके बाद एक और खबर मिलती है कि वेंसडे को जनरली क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, इसे मिनिस्टर्स की बैठक कहा जाता है। जनरली वेंसडे के आसपास होती है, इस बार भी होनी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया। अगली कब होगी नहीं बताया। इतनी सारी चीजें हो रही हैं, मुलाकात पर मुलाकात, कैंसिल पर कैंसिल। इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है जो एकदम से आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा इट इज शॉकिंग। अभी लोग कयास लगा रहे हैं, किसी ने कहा कि साहब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, राष्ट्रपति शासन बंगाल में नहीं लगाएगी सरकार। अभी इसके कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अभी 6 महीने बाद चुनाव है, सरकार ये सोच रही है कि चुनाव तक खींच लो इस गाड़ी को और ममता बनर्जी को लोग अपने आप ही हटा देंगे। इसमें प्योरली पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरी बात यह है कि अभी बांग्लादेश के बॉर्डर पर जहां हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, खबर आई थी कि S-400 को लेकर के डिप्लॉय करने की योजना बना रही है सरकार और हो सकता है S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम हमारा है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर हम डिप्लॉय कर दें। यानी कि चांसेस हैं कि बांग्लादेश के छोर पर कुछ होने जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमारी फौजें इस वक्त तैनात हैं। वहां पर या तो हो सकता है भारत कोई ऑपरेशन करे, स्मॉल स्केल ऑपरेशन, या भारत को शायद ये इंटेलिजेंस मिला हो कि बांग्लादेश करने वाला है, नहीं पता। तो चांसेस हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर कुछ हो सकता है। और दूसरे जो चांसेस हैं जिसके सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि सरकार शायद जुडिशरी में कुछ बदलाव को लेकर के स्टेप उठाने जा रही है, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में काम होने जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट कल से देखने को मिल रही है, जब हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कोर्ट के बारे में अब अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा वायरल और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के स्पीच चल रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कोर्ट आजकल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में दखलंदाजी दे रही है और आर्टिकल 142 का एक मिसाइल के तौर पर, न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पूरा मामला क्या है आप पहले वो समझिए, बिल्कुल सरल भाषा में। देखो, अभी 4-5 दिन पहले की बात है जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राष्ट्रपति को मेंडमस जारी कर दिया। मेंडमस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। सब हैरान कि राष्ट्रपति और गवर्नर को तो कोई कोर्ट आदेश नहीं दे सकती और ये कैसे आदेश दे दिया। अब ये आदेश क्या है पहले वो समझिए। हुआ क्या था कि तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है। स्टालिन की सरकार ने कई सारे बिल पास करा लिए थे अपनी असेंबली से। जब बिल असेंबली से पास हो जाते हैं तब जाते हैं गवर्नर के पास, गवर्नर उन पर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाते हैं। गवर्नर चाहे तो साइन कर दो, चाहे तो अपने पास रख ले, कुछ समय बात करें, और चाहे तो हमेशा के लिए अपने पास रख ले, कोई स्टैंड न ले। ऐसा ही राष्ट्रपति के साथ भी होता है। तो वहां के गवर्नर ने ऐसे 8-10 बिल अपने पास रख लिए, उन पर कोई स्टैंड नहीं लिया और बाद में उन बिल्स को राष्ट्रपति को दे दिया कि राष्ट्रपति अपना इस पर विचार करें। राष्ट्रपति ने भी कोई स्टेप नहीं लिया। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए लोग। सुप्रीम कोर्ट ने वहां से 2 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि नहीं, राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई फैसला लेना होगा, गवर्नर को भी 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई फैसला लेना होगा। इस बात को लेकर के सब हैरान, मेंडमस जारी कर दिया, वो भी 2 जजेस की बेंच ने। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145(3) कहता है कि ऐसा कोई भी आदेश अगर राष्ट्रपति और गवर्नर से संबंधित करना है तो एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है 5 जजेस की बेंच मिनिमम हो और अमूमन 7 जजेस की बेंच होती है, लेकिन यहां तो 2 जजेस की बेंच। अब इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। जब जुडिशरी, न्यायपालिका कुछ ज्यादा ही आगे निकल करके लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में अपना दखल दे, तब इसे ओवररीच कहते हैं। और जुडिशरी ऐसा कर सकती है, ये आर्टिकल 142 कहता है, जिसका उपयोग शायद जुडिशरी आजकल कुछ ज्यादा ही कर रही है। इसी बात पर जगदीप जी या हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं।
आप देखना पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई फैसले आए हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर आपको ये महसूस होगा कि सरकार कोई स्टेप लेना चाहती है और पता चला कोर्ट ने उसे गिरा दिया, रोक दिया, स्टे लगा दिया, कुछ नहीं होने दिया, बदल दिया, व्हाटएवर। और ये जो अंतर है ये आपको अभी देखने को मिल रहा है। मैं पूरा आपको कंपेयर करके बताऊंगा किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो साहब तमिलनाडु में ये फैसला आया, जिसके बाद जब जैसे राष्ट्रपति में मैंडेमस आया, राष्ट्रपति इस देश के मालिक एक तरीके से, वो सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बिहेव कर रही है तो राष्ट्रपति से भी ऊपर है, सरकार से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। और उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उनको वो जैसे चाहे इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो इसे डिस्क्रिशन कहते हैं, डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि उनको ऐसा लगता है। अब वो लगने की डेफिनेशन क्या है नहीं पता, है ना। जैसे डकवर्थ लुईस नियम है क्रिकेट में, तो आप उसका कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई बारिश पड़ गई तो अब कितने ओवर में कितने रन का टारगेट मिलेगा, बड़ा अजीब सा नियम है। तो ऐसा यहां पर है, इस बात पर भी सवाल उठा। दूसरी जो घटना हमारी कोर्ट ने करी वो ये है कि कल वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जहां पर कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, यानी जो अमेंड अभी जो उसमें संशोधन हुआ है उसके खिलाफ कई सारे लोगों ने अपनी पिटीशन दायर करी थी। और उस पिटीशन की जो कई सारी पिटीशंस थी उनकी कल सुनवाई हो रही थी। उनमें कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतनी सारी पिटीशंस हैं, कई एमपीज ने करी है, कई कांग्रेस के लीडर्स ने करी है, कई मौलानाओं ने करी है, ऐसे कई सारी पिटीशंस थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनमें से 5-6 चुन लो, हम उसी पर अपना डिस्कशन कर लेंगे। तो सब चुनी गई, डिस्कशन हो रहा है। कौन वकील बन के क्या है? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देश के टॉप जितने भी वकील हैं वो सब इस अमेंडमेंट के खिलाफ वहां पर अपनी दलील दे रहे हैं। ठीक है साहब, अब यहीं रोकता हूं, अब इस पॉइंट को आप एनालिसिस करिए। मामला क्या है? वक्फ अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के लोगों ने याचिका डाली, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुन लिया। हाँ भाई बताओ बताओ क्या कह रहे हो। लंबे समय से जब ये अमेंडमेंट नहीं आया था, लंबे समय से कई हिंदू पक्ष के लोग ऐसे थे जो इसी प्रकार की पिटीशन डाल रहे थे और कह रहे थे कोर्ट से कि ये जो ड्रैकोनियन एक्ट है, वक्फ एक्ट है, जिसके तहत जमीनों को हड़पा जा रहा है, इस पर प्लीज आप सुनवाई करिए, प्लीज आप सुनवाई करिए। तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता था? लोअर कोर्ट में जाओ, वहां बात करो, सीधे सुप्रीम कोर्ट मत आया करो। यानी कि जब हिंदू पक्ष जाए तो लोअर कोर्ट में, और ये वाला जाए, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं। इस बात को लेकर के विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 140 से ज्यादा ऐसी पिटीशंस पड़ी हुई हैं जिनको कोर्ट ने यह कहकर के टाल दिया कि लोअर कोर्ट में जाओ, डायरेक्ट हाई कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मत आएगा। अब आप इसको क्या कहेंगे? राम मंदिर का इशू ऐसा ही था, जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा लोअर कोर्ट में जाओ। सबरीमाला का इशू उन्होंने कहा लोअर कोर्ट में जाओ। ज्ञानवापी मस्जिद का इशू लोअर कोर्ट में जाओ। ऐसे ही एक साउथ में मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूं, उसके बारे में भी यही कहा कि लोअर कोर्ट में जाओ। जब भी हिंदू का कोई मामला आएगा लोअर कोर्ट में जाओ। आप समझ रहे हैं? आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कोर्ट बोली क्या है वो भी आप सुनिए। इसमें कोर्ट का कहना यह है कि जो वक्फ बाय यूजर है इसको लेकर के हमें आपत्ति है। वक्फ बाय यूजर क्या होता है पहले ही जानिए। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका कोई घर है, उस घर पे आपका कोई दोस्त आता है, वो आज वहां पर आकर के नमाज पढ़ता है, अगले दिन फिर नमाज पढ़ता है, ऐसे कई दिन तक नमाज पढ़ता रहता है, और एक टाइम के बाद उसे लगा कि ये जो प्लेस है मेरी नमाज पढ़ने के काम आ रही है, मेरे धर्म से संबंधित काम आ रही है, तो ये जगह तो वक्फ होनी चाहिए। तो वो जाकर के कह देगा कि इसे वक्फ घोषित किया जाए। वो आपके घर पर वापस आएगा, कहेगा कि ये जो जमीन है ये वक्फ जमीन होनी चाहिए। आप कहोगे ऐसे कैसे तुम कह रहे हो, मेरे पास कागज है, ये जमीन मेरी है। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वक्फ होनी चाहिए। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो वक्फ बोर्ड के किसी आदमी से बोल दूंगा, वो आके तुमसे कह जाएगा। वो वक्फ बोर्ड के आदमी से बोलेगा, वक्फ बोर्ड का आदमी आपके घर आएगा, वो कहेगा कि हाँ भाई क्या कह रहे थे आप कहोगे हमारे पास कागज है, ये कह रहा है कि वक्फ की जमीन हो गई। कागज है तो क्या हुआ, वक्फ की जमीन नहीं है, अब ये धर्म के काम आ रही है। आप कहोगे अच्छा ज्यादा बोल रहे हो, लाओ मैं भी कोर्ट जाता हूं। तो वो कहेगा कुछ नहीं कर पाओगे आप। जी हाँ, पॉइंट यही है, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। सेक्शन 40 के तहत जो अमेंडमेंट किया था ना कांग्रेस ने, वक्फ अमेंडमेंट, उसमें यही प्रोविजन था कि अगर कोई आकर के ये कहता है कि ये आप वक्फ की जमीन है, आपकी जमीन नहीं है, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते।
ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं जा सकते थे पहले वाले में। आप कहां जाओगे? ट्राइब्यूनल में, एक विशेष अदालत में जो इसी प्रकार के केसेस सुनती है। और उस विशेष अदालत में जज कौन बैठा होगा? इन्हीं वक्फ बोर्ड के लोगों में से कोई एक। फैसला किसके पक्ष में आएगा? आप समझ गए? कहने का तात्पर्य है, जब कांग्रेस इस तरह का अमेंडमेंट लेकर के आ रही थी, तब कोर्ट को नहीं लगा कि इससे हमारा संविधान खतरे में पड़ रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर खतरे में पड़ रहा है या ये ठीक नहीं है। अब तो वक्फ बाय यूजर जो मैं आपको समझा रहा था, तो वक्फ बाय यूजर में कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि भाई देखो, सरकार आप जो ये लेकर के आए हो अमेंडमेंट, ठीक है, आप अब किसी की भी जगह पे जाओगे और कहोगे कि भाई ये जो तुम्हारी वक्फ की जमीन है ये तुम्हारी नहीं है, तुमने इसको गलत तरीके से हथियाया है, इसे वापस दे दो। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं वक्फ बाय यूजर हूं, मेरी अपनी जमीन है, तुम कैसे ले सकते हो? सरकार कहेगी नहीं नहीं, आप वापस दे दो, ये तुम्हारी जमीन नहीं है। सरकार कहेगी सिद्ध करो तुम्हारी है, अब वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो कोर्ट ये कह रही है कि ऐसी कई जमीनें हैं जो रियल में वक्फ हैं, जिन्हें गलत तरीके से हड़पा नहीं गया है, वो जो सच में वक्फ हैं, 100 साल पुरानी 200 साल पुरानी मस्जिदें हैं, वक्फ हैं। अब उनके पास कागज तो उनके कोई है नहीं है, तो सरकार जब उनके पास जाएगी जमीन वापस मांगने के लिए, तो वो बिना कागज के कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि उनका रियल वक्फ है कि गलत तरीके से वक्फ करवाया गया है? तो कोर्ट को उन लोगों की चिंता है जो 100-200 साल से मस्जिद बना के बैठे हैं और उनके पास कागज नहीं है। तो कोर्ट कह रही है, जब उन पर कागज नहीं है तो वो बेचारे कैसे सिद्ध कर पाएंगे, और तुम वक्फ बाय यूजर कह करके कैसे हड़प लोगे उससे कि तुम तो यूज कर रहे हो वक्फ के नाम पर, तुमने जरूर हड़पी होगी, वापस दे दो। अब आप इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, जब राम मंदिर का केस चल रहा था, तब सरकार ने बोला कि राम वहां पैदा हुए, इसके क्या लिखित प्रमाण है? जो हजारों साल पहले घटना हुई है, कोर्ट उस पर संज्ञान देने के लिए कागज मांग रही थी, और यहां कोर्ट कह रही है कि उस पर कागज नहीं है बेचारे पे, वो कैसे सिद्ध करेगा? तो ये मान लो कि वो उसी की है। आप समझ रहे हो? राम ऐसे बताते हैं कि जब राम मंदिर का इशू चल रहा था, तो ये तक नौबत आ गई थी कि बोला गया था कि राम को प्रस्तुत करो कोर्ट में। अब आप देख लीजिए, आगे आइए। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कोर्ट ने कि आपने कहा है कि भाई कलेक्टर जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने वो केस बताया कि आपका दोस्त आके कहता है कि आपका घर जो है वो उसकी वक्फ की लैंड हो गई, तो पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड का एक आदमी आता था जो ये तय कर देता था कि हाँ हाँ नहीं नहीं तुम्हारी लैंड नहीं है, वक्फ की है। अब ये जो तय करने का काम है, ये वक्फ बोर्ड का आदमी नहीं आएगा, ये कलेक्टर तय करेगा, जो अभी अमेंडमेंट किया उसके तहत। इस पर भी कोर्ट को आपत्ति है। कोर्ट का कहना यह है कि कलेक्टर अमूमन सरकार के फेवर का होता है, तो वो तो सरकार के पक्ष में ही देगा, तो फिर ये जो पहले कर रहा था वो सवाल उठता है। उसके बाद एक बात इसमें और कही गई कोर्ट के द्वारा कि आपने जो वक्फ काउंसिल बनाई है, उस वक्फ काउंसिल में आप कह रहे हो कि नॉन मुस्लिम्स को भी रखोगे, जबकि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष है उसने दलील दी थी कि वक्फ काउंसिल में भी नॉन मुस्लिम को रखा जा रहा है, वक्फ बोर्ड में भी नॉन मुस्लिम को रख दिया जाएगा, जबकि ये तो धार्मिक मामला है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं आर्टिकल 26 वायलेट हो रहा है इसके तहत। तो इसमें भी बात उठी, कोर्ट ने कहा कि भाई ये चीज क्या है। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल जो सरकार की तरफ से केस लड़ रहे थे, जिनका नाम तुषार मेहता है, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, ऐसे तो मंदिर कमेटी भी होती है। तो कोर्ट ने कहा हाँ, मंदिर कमेटी भी होती है, उसमें तो सब हिंदू ही होते हैं, तो ऐसे तो यहाँ भी सब मुस्लिम होने चाहिए। तो इसमें हमारे अटॉर्नी जनरल साहब बोल नहीं पाए, पता नहीं तर्क नहीं दे पाए, क्या चक्कर है क्या नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये जो बोर्ड है ये कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है, ये एक तरीके से एक ट्रस्ट होता है, वो है जैसे कोई प्रॉपर्टी का ट्रस्ट होता है ना, जैसे प्रॉपर्टी से डीलिंग होती है जिनकी। इसमें धर्म का क्या लेना देना है? कुछ नहीं, तो प्रॉपर्टी देख रहा है एक तरीके से। तो इसको आप मंदिर की उस कमेटी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यहां पर हमारे अटॉर्नी जनरल को यह कहना चाहिए था कि जो मस्जिद होती है, मस्जिद में एक इंतजामिया कमेटी होती है, उसमें सब मुसलमान होते हैं। तो अगर आपको मंदिर की कमेटी से कंपेयर करना है तो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को कंपेयर करिए ना, इस वक्फ बोर्ड को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ये तो एक लैंड प्रॉपर्टी टाइप का, कोई ट्रस्ट टाइप का है। तो अब इस पर भी आपत्ति है कोर्ट को। तो इन सब बातों को लेकर के जब कोर्ट ने आपत्ति जताई, तो सरकार के जो वकील थे अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने ये कहा कि ठीक है कोर्ट जी, आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम इस पर देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कोर्ट ने कहा ठीक है 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते तक ना तुम किसी की जमीन लोगे, ना किसी तरह का कोई ये जो एक्ट का प्रावधान है लागू करोगे, जैसे चल रहा है चलने दोगे। ठीक है साहब,
अब शायद 5 मई को इस पर सुनवाई होनी है जहां तक है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर अच्छा ये जो 1 हफ्ते की टाइम मांगा गया है, ये हमारे सरकार के वकील ने मांगा है, अटॉर्नी जनरल साहब ने। इससे पहले कि कोर्ट स्टे लगाती इस पर, इन्होंने ही मांग लिया। अच्छा, कोर्ट स्टे लगा देती तो सरकार की बेइज्जती हो जाती। ये बड़ा वक्फ अमेंडमेंट करके लाए थे, देखा कोर्ट ने रोक दिया। तो इससे पहले कोर्ट लगा दे, खुद ही ले लो। अब इस पर बात क्या उठती है? बात ये उठती है कि मान लो कल को कोर्ट इस पर अगेंस्ट में फैसला दे दिया, कह दे कि लागू नहीं हो सकता, गलत है, ये जो कुछ भी है, तो फिर सरकार को इस पर और ज्यादा कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हो सकता है सरकार अपना अध्यादेश ला करके इसको लागू करवाए, वो देखना होगा सरकार किस तरह से कदम उठाएगी। लेकिन इससे पहले भी सरकार ऐसा कर चुकी है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने शाहबानो केस सुना होगा, 1985 का केस है। इसमें एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था शाहबानो। उनके एक वकील पति थे, उन्होंने उनको दे दिया डाइवोर्स। जब महिला को डाइवोर्स मिल गया तो महिला ने केस ठोक दिया उनके खिलाफ और कहा कि मुझे हर महीने अपना गुजारा भत्ता चाहिए उस पति से जिसने मुझे डाइवोर्स दिया। कोर्ट ने पूरी बातें सुनी। कोर्ट ने कहा आपकी बात सही है, हम बोलते हैं इनसे कि ये आपको गुजारा भत्ता देंगे। जैसे ही ये चीज हुई तो कई सारे मुसलमान इस देश में नाराज हो गए। ये क्या है, ये हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू किया जा रहा है, हमारे ऊपर तो अलग तरीके के नियम कायदे कानून चलते हैं, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं। आपको तो पता ही है भाई, मुसलमानों के लिए अलग नियम कायदे कानून है। तो जब मुसलमान गुस्से में आने लगे तो राजीव गांधी को लगा कि उनकी सरकार के खिलाफ कहीं माहौल ना बन जाए। तो राजीव गांधी ने एक अध्यादेश ला करके फिर बाद में एक्ट बना करके अपनी संसद से पारित करा दिया कि भाई इस तरह से अगर मुस्लिम महिला को डाइवोर्स मिलेगा तो उसे कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी यहां कोर्ट के आदेश को सरकार ने दबा दिया। इस प्रकार की कोई भी हरकत आपने मोदी सरकार से नहीं देखी होगी। मोदी जी चाहें तो तमाम ऐसी चीजों को दबा सकते थे जो कोर्ट ने कही है, उस पर अध्यादेश ला दिया, कुछ भी कर दिया, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं। क्योंकि जिस दिन कर देंगे उस दिन ये विपक्ष जितना ही बैठा हुआ है, ये जो लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं, ये जो डीप स्टेट्स वाले बैठे हैं, ये दोबारा से नैरेटिव चला देंगे कि मोदी तो तानाशाह है। ये चाहते हैं ऐसा हो। बंगाल में राष्ट्रपति शासन जिस दिन लग गया उस दिन ये सिद्ध कर देंगे कि मोदी तानाशाह है, देखो ममता को हटा दिया। रवीश कुमार जैसा पत्रकार जो अपने आप को कहता है पत्रकार, तो वो नहीं है, उसने एक वीडियो बना करके जारी किया है कि भाई बंगाल पर मैं चुप क्यों हूं। उसने 10 चीजें ऐसी गिना दी बीजेपी के एमएलए की कि भाई देखो बीजेपी के एमएलए ने वहां पर ये हफ्ता वसूली करी, यहां पर ये किया, वहां पर वो किया, उन पर तो मैं कुछ नहीं बोला, तब तो कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब मैं बंगाल पे चुप हूं तो सब मेरे पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। रवीश जी, आप पर क्वेश्चन इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने मणिपुर वायलेंस पर कम से कम 15 वीडियो बनाए। आपने डेली वीडियो बना बना के मोदी को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जब बंगाल की बारी आई तो आप 10 चीजें ऐसी गिना रहे हो कि भाई देखो बीजेपी का ऐसा एमएलए ऐसा है, वो एमएलए ऐसा है, मैं उस पर भी तो चुप हूं। तो भाई ऐसे बाकी पार्टीज में अनगिनत एमएलए ऐसे हैं जिन पर डेली वीडियो बन सकता है, तो उस पर हम भी चुप हैं। बात होती है मेन लीडर्स की। बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, कोई दूध की धुली नहीं है, लेकिन जो मेन लीडर होता है उस पर, उसकी इंटेंशन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो रवि जी जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, और वो तो ममता को भी डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं ममता की तो इमेज ऐसी बना दी है, जानबूझ करके उनको ऐसे पेश किया जाता है जैसे कितनी बड़ी वो डिक्टेटर हैं या कितनी बड़ी वो जो है नरसंहार करने वाली हैं, इस तरह से। मतलब वो उनके हिसाब से बंगाल में कुछ हो ही नहीं रहा ज्यादा। ऐसी स्थिति में मान लो वहां पर प्रेसिडेंट रूट लगा दें तो यही रवीश कुमार 10 वीडियो बनाएगा कि देखो मोदी कितना बड़ा तानाशाह है। ऐसे के साथ हो सकता है। तो अभी शायद सरकार ऐसा कुछ सोच रही है कि इस सिस्टम में हमें बदलाव करना चाहिए क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब आप देखिए कोर्ट की स्थिति में आपको बताता हूं, याकूब मेनन के लिए, निठारी के लिए और निर्भया के आरोपी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुली थी, आधी रात को, इनकी फांसी रोकने के लिए याचिका डाली थी उसके लिए, आधी रात को। लेकिन वैसे मामलों में कोई मतलब नहीं है। और देखिए आप कोलेजियम कंसिडरेशन। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कोर्ट की। आप कभी भी नोट करना, कोर्ट में जो जज बनते हैं, हायर, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, मैं लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहा, वहां तो लोग पेपर पास करके बनते हैं। हायर कोर्ट्स में जो बनते हैं उनमें 80% जजेस देख लेना, वो या तो किसी और जज के रिश्तेदार होंगे, या बेटे होंगे, या भतीजे होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, रिश्तेदारी में होंगे। इसे कहा जाता है नेपोटिज्म, ये परिवारवाद है। जब कोलेजियम यानी 4-5 जजों का एक ग्रुप है,
जो ये तय करता है कि अच्छा आपको जज बना देना चाहिए, ठीक है ठीक है, आज से आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुए। ऐसे ही होता है जी। आप कुछ साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर लीजिए एज अ एडवोकेट, 10 साल तक कर लीजिए, उसके बाद आप जज बन सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं। तो आगे प्रमोट वही होता है जज के रूप में जो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में इनका लगता हो, ऐसे लोगों ने बताया है। कई लोगों का कहना यह भी है कि अंदर खाने भी चीजें ऐसी होती हैं कि जितने भी जजेस के बेटे वगैरह होते हैं या जिनके इनकी फैमिली वगैरह होती है, ये कई बार आपको पार्टीज में मिलेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो टाई अप होता है, टाई अप कहें कि दोस्ती यारी, उठना बैठना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ, बड़े बड़े एक्टर लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ, इन सब के साथ होता है। तो अच्छा खासा एक है सिस्टम। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपने अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके से हो सकता है, यानी कि उसकी अवहेलना कर रहे हैं आप, अवमानना कर रहे हैं। जैसे कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आपने माना नहीं, आपने लागू नहीं किया, तो ये कंटेम्प्ट है। दूसरा, आप कोर्ट की किसी बात को, कोर्ट के किसी एक्शन को डिफेम कर रहे हैं, तो ये भी डिफेमेशन है। तो इसके चक्कर में कुछ लोग ज्यादा आवाज नहीं उठाते हैं। मतलब आप आवाज नहीं उठा सकते, उठाओगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। अब आप बताइए क्या कहेंगे। हालांकि कोर्ट ने ये बोला है कि हम अपने कोलेजियम में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नेपोटिज्म खत्म हो, ये हो वो हो, पर ऐसा दिख तो रहा नहीं है। अगली चीज देखिए, अभी आपने केस सुना होगा जहां पर एक जज साहब थे, उनका नाम था यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उनके घर में कुछ आग लग जाती है, दमकल की गाड़ियां जाती हैं, गाड़ी आग बुझा रही होती है, तो नोटों के बंडल मिलते हैं, आधे जले हुए, कुछ ज्यादा जल गए, ऐसे करके बताते 15 करोड़ रुपए के आसपास धनराशि वहां पर थी। सवाल उठा कि जज साहब के पास इतना पैसा कहां से आया, बड़ा साहब बवाल हुआ। फिर आपने देखा एकदम से चीजें शांत हो गई, ये मैटर एकदम शांत हो गया। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि इन जज साहब के ऊपर तो एफआईआर हो गई होगी, पुलिस ने छापे मारना स्टार्ट कर दिया होगा, पूरी जांच चल रही होगी, इनको बर्खास्त कर दिया गया होगा, ये तो आप सोच रहे हैं। जी नहीं, इनको सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट से उठा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया कि आप वहां जज बनिए, पहला। दूसरा, कोई एफआईआर नहीं हुई। तीसरा, पुलिस कोई जांच नहीं कर रही है इसमें। इसमें जांच कौन कर रहा है, कोर्ट ने अपनी एक टीम बनाई है, वो जांच कर रही है। इसको क्या कहेंगे, आप देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि साहब ऐसा नहीं है, तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट अपने अनुसार चीजें कर रही है और किस तरह से हम लोग तमाशा देख रहे हैं। एक चीज और बताता हूं आपको, एक केस हुआ था अतुल सुभाष वाला, वो आपको याद होगा। उस अतुल सुभाष के केस में अतुल सुभाष ने एक जज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। उनके बारे में आज कुछ पता चला आपको, आज तक क्या हुआ, कुछ भी पता चला नहीं, पता चला होगा, क्योंकि अब आप देख लीजिए, मोदी जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, उस इंसान को पता है कि किसी को एक्सपोज कैसे करना है। एक्सपोज करने की उनकी एक प्रक्रिया है, और वो है शांत रह करके काम करते रहो अपना बस। आपको केजरीवाल को एक्सपोज करना है, मोदी जी चाहते तो कब का राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग जाता, उसने ऐसे तमाम काम किए थे। नहीं, उसे करने दो, लोग अपने आप समझ जाएंगे, और फिर हटेगा तो ऐसा हटेगा कभी नहीं आएगा। ममता बनर्जी, करने दो, हटेगी तो ऐसी हटेगी कभी नहीं आएगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, करने दो। राहुल को जेल नहीं भेज रहे, जेल नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे साहब, अरे भाई उस पर भले केस चल रहे हैं, भेज देंगे तो एक्सपोज नहीं होगा ना, जनता की सिंपैथी मिल जाएगी, उसे करने दो। अवार्ड वापसी गैंग, आमिर खान को इस देश में दिक्कत हो रही थी रहने में, आपको याद हो तो। इस देश में जावेद अख्तर को दिक्कत हो रही थी, इस देश में नसरुद्दीन शाह को दिक्कत हो रही थी, लोग अवार्ड लौटा रहे थे, कोई कह रहा था इंटॉलरेंस बढ़ गई है, कोई जेएनयू में नारे लगा रहा था, कोई कॉलम छाप रहा था अखबारों में, कोई वीडियोस बना रहा था। आज सबके सब एक्सपोज्ड हैं कि नहीं है, आप समझ रहे हैं। अब अगला नंबर किसका है, तो मोदी जी चुप रह करके अपने काम को वैसे करते हैं जैसे करना चाहिए, बाकी सामने वाला अपने आप धीरे धीरे ऐसी गलती करेगा कि लपेटे में आ जाएगा। लपेटे का मतलब है जनता के सामने एक्सपोज हो जाएगा, और जनता के सामने एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। दैट इज द थिंग। आज भी देखो
कई लोग वीडियोस बनाते हैं, कई लोग ऐसी बातें कहते हैं कि साहब न्यूट्रल नहीं हो, और रवीश कुमार हो गए, जर्मनी में बैठा यूट्यूबर हो गया, जो एक तरफा मतलब उनका काम ही है कि मोदी को गाली देना और कैसे भी आधे तथ्य दिखा करके चीजों को मोल्ड करके दिखाना, उनको लोग न्यूट्रल मानते हैं। तो आप देखना धीरे धीरे ये भी एक्सपोज हो जाएंगे। आज जब सही मुद्दों पे बात होने लगी है तो लोगों को लगता है कि साहब बाइज्ड है। हम भी जो बात कर रहे हैं, मैं तथ्यों के बेसिस बात कर रहा हूँ, तथ्यों के साथ। लोग कह सकते हैं बाइज्ड है, क्योंकि नहीं लग रहा है कि भाई ये तो जो है सरकार के पक्ष में जा रही है चीजें, तो बाइज्ड हो गए। भाई सही चीज सही है, गलत गलत है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लगे, मैं चाहता हूं कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले, कायदा यही कहता है, बट सरकार वहां पॉलिटिक्स कर रही है। मैं बोल रहा हूं इस बात को। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब 2013 में वक्फ अमेंडमेंट हो रहा था, जब कांग्रेस कर रही थी, तब बीजेपी की तरफ से लोकसभा में शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी राज्यसभा में दोनों इस बिल के पक्ष में बात कर रहे थे, जो गलत था। तो हम तो ये भी कह रहे हैं, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है इस पूरे केस में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस विषय पर बात करना चाह रहा था और क्या कहना चाह रहा था। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार बहुत जल्द जुडिशरी में कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है, कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।